प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात नहीं हो सकती। देख रहे हैं मौलाना, आपको 4000 लोग। अब मैं आपको किताब खोलकर यहाँ नहीं दिखा सकता, मैं आपको नंबर बता दे, हम खुद सर्च कर लेंगे। आप नंबर बता दे कौन सी हदीस में है। आप नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत सी अहादीस होती हैं, इंटरप्रेट करना होता है, उनको देखना होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। आप एक सरसरी उससे नहीं समझ सकते उस चीज को। मौलाना देखिए, हमारे पास जितनी दलीलें मौजूद है उसके हिसाब से हजरत आयशा जो है वो मैच्योर भी नहीं हुई थी। मैं कुछ हदीसें आपके सामने रख देता हूं ताकि जो लोग देख रहे हैं उनके भी समझ में आ जाए। आपके पास उसकी दलील नहीं है, लेकिन हमारे पास दलील है कि हजरत आयशा जो मैच्योर नहीं थी। मुझे सिर्फ हाँ, पहले आप ये बताइएगा वो हदीसें किस दर्जे की हैं, उनकी सनद क्या है, वो सही हैं, ज़ईफ हैं, क्या है, पहले आप ये बताइए। आपको इस्तिलाहात मालूम है, सही हदीस किसे कहते हैं, ज़ईफ किसे कहते हैं, कौन सी काबिल अमल है और कौन सी जो है वो। मौलाना मुझे रखने तो दीजिए, मैं आपको उस पे जो हुक्म है वो भी बता दूंगा। 1 मिनट दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये मेरे पास है हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 3894। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो हजरत आयशा खुद फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपने चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। आप इस बात पे गौर करिएगा, वो झूला झूल रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। देखिए, हजरत आयशा कह रही है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और वो झूले में खेल रही थी। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूले जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर घर के अंदर मुझे ले गई। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई। मेरी माँ ने मुझे इन्हें इनके हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। तो एक हदीस मैंने आपके सामने सही बुखारी 3894 की पेश की, जिसमें ये पता चल रहा है कि हजरत आयशा जो है वो झूले में झूलती थी और उनको कुछ पता ही नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, जो ये बात की अलामत है कि वो मैच्योर नहीं थी। दूसरी हदीस की तरफ भी जाता हूँ, मैं पेश कर देता हूँ, उसके बाद आप पहले इसका जवाब साहिल भाई, पहले इसका जवाब ले लें कि उनको तो इल्म और 2-3 अगर एडम मैं समझता हूँ कि 2-3 अगर एक साथ क्लब हो जाए उसके बाद ये फिर मुकम्मल तौर पे जवाब देते ना, क्या बोलते हो? क्या एक पे ले? देखिए, उनको ये तो पता लग जाए, वरना आगे से चेंज हो जाएगा ना। साहिल साहब एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल इसी पर पहला मेरा आपसे, आप किसी मजहब को मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। फिर जब आप किसी मजहब को नहीं मानते तो फिर आपको किसी मजहब पर एतराज करने का हक भी नहीं हासिल होता। नहीं, आप तो खुद राजी हुए थे ना जनाब के आपके नहीं, जब यार नहीं, एक बात तो बताएं। हाँ बिल्कुल, तो दे रहा हूँ मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब आप किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो फिर एतराज क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, फिर आप मजहब के मामले में बोलिए ही मत। ये मजहब का मामला है, इसमें आप बिल्कुल ना बोलिए जब आप मजहब को मानते ही नहीं है। देखिए मौलाना मशकूर साहब, हर मजहब का अपना अपना उसूल होता है। हमारे मजहब का ये उसूल है, इससे आगे और कोई बात नहीं है। ज्यादा लंबी बात जो है ना वो जो है वो मुनासिब नहीं होगी। अब आप अपना अगला सवाल कीजिए, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अच्छा, अगला सवाल निकाल लीजिए आप। साहिल साहब, हमारे प्यारे मौलाना जी जो हैं ये देवबंदी से फिरके से ताल्लुक रखते हैं ना सर? जवाब आ गया उनका। सर ये मेरी स्क्रीन दिखाइए इनको। आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे मोहतरम। आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। क्या जवाब? मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई आप कैसे इंसान है कि किसी मजहब को नहीं मानते, कम से कम इस्लाम को नहीं, किसी और को तो मानिए। आपको इस्लाम में खामी नजर आ रही है तो किसी और में तो अच्छाई नजर आ रही होगी। मौलाना अरफीन साहब, ये तो आपकी जबरदस्ती है ना कि मजहब दूसरे मजहब को मानो, इस्लाम से निकल गए। तो आपको सवाल तो भाई फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, भाई मजहब पर एतराज वही करेगा जो मजहब किसी दूसरे मजहब को फॉलो करता होगा। आप किसी मजहब को फॉलो नहीं करे तो मजहब की बात आपके जहन में नहीं आएगी। साइंस की बात जहन में आती है आपके? मौलाना अरफीन साहब, साइंस की बात जहन में, मुझे इस बात का जवाब, साइंस की बात जहन में आती है? साइंस मानते हैं आप? साइंस तो मानते ही होंगे। बिल्कुल मानते हैं। साइंस से बता देना कि एक 9 साल की बच्ची जो है
अरे मेरे एक सवाल का जवाब, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं दूंगा, मैंने दे रहा हूँ, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी, ये दुनिया कैसे वजूद में आई, बताइए। ये टॉपिक ही नहीं आज का, इससे क्या सर आपने कहा था 4 चीजों से आगे पीछे नहीं हटना, आपने बोला था भाई। जब नहीं, आप जब नास्तिक हैं भाई, आप जब नास्तिक है, किसी मजहब को नहीं मानने तो मजहब पे एतराज क्यों कर रहे हैं आप, ये तो बताएं। या तो किसी दूसरे मजहब को माने आप। लेकिन मौलाना जो असल टॉपिक है उसका जवाब दीजिए ना। हमने तो साबित किया कि हजरत आयशा जो है वो मैच्योर नहीं थी, नाबालिग हुई थी। आपके पास कोई दलील भाई हम भी साबित कर रहे हैं, लेकिन आप, हम साबित कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी दे रहे हैं, आप घूम रहे हैं आप। अच्छा चले, आप ये मानते, आप ये मुझे इस सवाल का जवाब दिए साइंस के तब नहीं, ये दुनिया वजूद में कैसे आई। लोग आपको देख रहे हैं। आप एडम एक मिनट, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल। एक मिनट मौलाना, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको पूरा मौका देता हूँ। हाँ, मैं उन सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, भाई आप हजरात इसको देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं, तो मेरा इनसे सवाल ये है, जब ये किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो जाहिर सी बात है इनके दिमाग में कोई मजहब की बात आ ही नहीं सकती, तो इनका एतराज गलत है। मतलब आपके पास जवाब नहीं है तो नहीं, जवाब है भाई, आप मेरी बात का जवाब दें। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। क्या जवाब दूं? जो आपका जवाब क्या है? मजहब को नहीं मानता भाई, मैं एक मजहबी इंसान, सुनिए, मैं एक मजहबी इंसान हूँ, मैं किसी मजहब पे एतराज कर सकता हूँ, लेकिन जब आप किसी मजहब को मान ही नहीं रहे तो एतराज क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम है कि चूंकि मैं कोई मजहब को नहीं मानता हूँ, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब है ना। साइंस को मानते हैं आप? अरे साइंस को जवाब नहीं दे रहे। जो सही बात, ये दुनिया वजूद में कैसे, भाई ये दुनिया वजूद में कैसे आई, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, बताइए। ये टॉपिक है ही नहीं। हाँ, ये तो भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये उसी वहीं से सवाल निकला है ना, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ये दुनिया वजूद में कैसे आई, साइंस के एतबार से मुझे बता दे कि ऐसे आई। मौलाना साहब, ये साइंस के एतबार से मुझे बता दें। लोग देख रहे हैं, आपने जी 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 बिल्कुल देख रहे हैं भाई। मैं 5000 लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, आप बता नहीं रहे ये दुनिया कैसे बनी। साइंस के एतबार से किसी मजहब को मानते नहीं है तो साइंस को मानते, साइंस के एतबार से बताएं। अच्छा मौलाना जी, आप साइंस को मानते हैं? है, बिल्कुल मानते, चूंकि कुरान से ही साइंस निकला है। साइंटिफिक जवाब लेना पसंद करेंगे? पहले मेरे साइंस का जवाब दे देना, मुझे जवाब, मैं पूछ रहा हूँ साइंटिफिक जवाब। गलत बात, पहले मेरा जवाब दे दे आप, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, साइंटिफिक जवाब लेना पसंद करेंगे हजरत? बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम भी तो आपसे ले रहे हैं ना। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ये दुनिया वजूद में कैसे आई। जी जी मौलाना एक मिनट एडम, जब साइंस कहती है कि मैच्योर होने के बाद जो है वो शादी की जा सकती है, तो फिर आप जो है वो फिर इस बात को मानते क्यों नहीं है, बताइए। अब ये साइंस को साबित कर रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन सर इन्होंने मैच्योरिटी साबित नहीं ना की, अभी तक कोई हदीस नहीं दी मैच्योरिटी। नहीं एडम, इसमें मैं मैच्योरिटी साबित करने के लिए आपको कौन सा सबूत चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि दुनिया के हालात अलग अलग हैं, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग मैच्योरिटी की एजेस होती हैं, और कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। सऊदी अरब में, अरब के इलाकों में मैच्योरिटी की उम्र कम होती है, बहुत कम होती है। जहाँ ये चीज होती है तो वहाँ पर कोई ऐब नहीं समझा जाता। चलिए दूसरा सवाल करिए आप, दूसरा सवाल कीजिए, इसका जवाब। ये नहीं, आप घूम रहे हैं आप। 2 मिनट रुकिए यार मौलाना, थोड़ा हमको भी बोलने दो। 2 मिनट रुकिए। देखिए, ये क्योंकि 5300 लोग देख रहे हैं, मैं एक चीज रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ एडम, और ये बहुत जरूरी है। जी जी जी, ये बात, ये देखिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और मेरे ख्याल से मौलाना साहब को जाके कोई डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन का सिर्फ, अरे एक मिनट मौलाना, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना ये बिल्कुल ये बात नहीं है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक बच्ची जो है वो मैच्योर हो जाती है और फिजिकली डेवलप हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये साइंस के लिहाज से भी ये गलत है। अब इसका जवाब दीजिए मौलाना आरफीन साहब। देखिए, साइंस के एतबार से जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो मैच्योरिटी पर ही होता है। जब लड़की मैच्योर होती है तभी उसको मेंस्ट्रुएशन आते हैं, तभी उसका कंप्लीट होता है साइकिल लाइफ का। आगे समझ में, आप जो है मैच्योरिटी की उम्र जो है आप 18 साल आप समझ रहे हैं यहाँ के कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से 18 साल मैच्योरिटी की उम्र नहीं है। मैच्योरिटी की उम्र जब भी है जब उसे मेंसेस शुरू हो जाए। नहीं, आप कानून की रोशनी में बात कर रहे हैं आप। एक मिनट हाँ, समझ रहे हैं। अगर लड़की का बॉडी ग्रोथ अच्छा हो चुका है और वो मैच्योर हो गई है, मेंसेस आ रहे हैं, तो उससे निकाह शादी करने में कोई हरज की बात नहीं है। फाइनल जवाब है इट्स ऑल, दैट्स ऑल।
मौलाना साहब 2 मिनट अब आप अपना सवाल अपना रखिए, अब आप आगे और समझ गए नहीं, अगला सवाल रखें अब आप। साहिल साहब, मौलाना 2 साहिल मिनट साहब ये रुक तो जाइए। हाँ रुक रहे हैं साहिल साहब। बात ये है कि इनको साइंस नहीं देखना है, छोड़ दें इनको। हम हजरत मौलाना शरीफ अली थानवी की कुछ बातें दिखा देते हैं सब हाँ लोगों के चलो सामने। दिखा दो। हाँ, ये देखिए सर, आपके मौलाना हजरत अशरफ अली थानवी साहब ने फरमाया है किताब का कि हवाला बता दो। किताब बहिश्ती जेवर, ठीक है, उसके अंदर गुस्ल के अहकामात के अंदर फरमा रहे हैं हजरत कि इफ अ मैन हैज इंटरकोर्स विद एनी अंडर एज गर्ल, अगर एक शख्स किसी छोटी बच्ची के साथ हम बिस्तरी करे, इंटरकोर्स करे, सेक्स करे, गुस्ल विल नॉट बी फर्ज, तो उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होता, ऑन कंडीशन, इस शर्त के ऊपर, दैट सीमन डज नॉट कम आउट, अगर मर्द का मणि बाहर ना निकले, एंड दैट द वुमेन इज सो यंग, और बच्ची इतनी छोटी है, दैट वन फियर्स दैट हैविंग इंटरकोर्स, के एक को डर है कि अगर वो सेक्स करेगा हर प्राइवेट पार्ट्स बिकम कनेक्टेड, तो उसके जो अगला सुराख और पिछला सुराख है वो एक ही हो जाएगा। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, पॉइंट नंबर 40 उन्होंने लिखा हुआ है, जो कि नीचे फुट नोट में डाला है। ऑन अकाउंट ऑफ हर बीइंग अंडर एज होने का मतलब ये है, हर फ्रंट एंड बैक प्राइवेट पार्ट्स, उसका अगला और पिछला सुराख, आर वेरी क्लोज, बहुत नजदीक हैं, बाय एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, तो ये बहुत मुश्किल होगा पहचानना और उसको समझना। सरकार प्लीज आंसर। देखिए ये मसाइल जो है ना, ये छोटी उम्र की बच्ची के लिए उन्होंने लिखे हैं। यहाँ पर जिक्र चल रहा है हजरत आयशा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के मामले में, उसमें आपको जवाब तसल्ली बख्श दिया जा चुका है। अब आप जो है अपना दूसरा टॉपिक शुरू कीजिए। यूं तो ये मैदान बहुत वसी है, हमारी जो शरीयत है ना वो एक समंदर है, आप इसमें जितना घुसेंगे आप इसमें मतलब ये पूरी तरह वो नहीं कर सकते। मौलाना साहब उसमें सवाल पे सवाल निकलते जाएंगे, आप लोगों को, ऑडियंस को जो है वो करते रहेंगे, कंफ्यूज करते रहेंगे, समझ गए नहीं। अब आपको टू द पॉइंट जवाब दिया जाए। अपना नेक्स्ट सवाल जो है हमारे सामने रखिए। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है मौलाना साहब, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है मौलाना साहब कि किसी का फोन बज रहा है यार। मौलाना आपका फोन बज रहा है क्या? वो वाइब्रेट हो रहा है आपका फोन, किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है। मेरी तरफ नहीं है सर, रिसीव कर लो जरा, इम्पोल है। मेरी तरफ नहीं है। अच्छा मैं मौलाना को म्यूट करता हूँ, देखिए कॉल कट कर दी मौलाना। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन करिए। हाँ मेरा सेकंड क्वेश्चन मौलाना मशकूर साहब से, जरा उनकी तरफ स्क्रीन करिए ना, कैमरा उनकी तरफ करिए, कैमरा मौलाना मशकूर साहब की तरफ करिए। आवाज वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी, द वॉइस इज नॉट कमिंग। मैं कह रहा हूँ कि कैमरा जो है मौलाना मशकूर साहब। एडम मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ये इनका फोन आया था ना, शायद सेटिंग से हट गया होगा। हेलो, आवाज आ रही है क्या मौलाना अरफीन साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये म्यूट है, आप म्यूट आप म्यूट है, अनम्यूट करिए जी। अभी बोलिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है अभी मेरी? बहुत हल्की आ रही है भाई, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। सर बाहर जाके वापस आइए, एक बार स्टूडियो लीव करके रिजॉइन करिए। बाहर जाके वापस आइए, लीव करके वापस आइए। ओके। अच्छा ये जब तक लीव करके आते दोस्तों, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं कि मौलाना साहब आप लीव करके फिर से रिजॉइन करिए। एडम मैं समराइज कर देता हूं। हाँ समराइज कर, लेकिन इन्होंने हमें कोई प्रूफ अभी तक नहीं दिया कि हाँ वही मैं समराइज कर देता हूँ प्लीज। एडम मैं समराइज कर देता हूँ। जी सर। हुआ ये था कि बैक स्टेज में हमारी बात हुई थी कि 4 टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे 11:30 पे, और मौलाना ने कहा था कि टॉपिक से बाहर कोई सवाल नहीं होगा। सही कह रहा हूँ एडम? सर एब्सोल्युटली, बल्कि उन्होंने बाइंड किया था टॉपिक से हटना नहीं है, टॉपिक से हटना नहीं है। आप जितने लोग देख रहे हैं 5,500 लोग देख रहे हैं, मौलाना ने हमसे ये वादा लिया था या ये बात रखी थी कि हम टॉपिक से हटेंगे नहीं, सवाल आपके टॉपिक पे होना चाहिए। उसके बाद हमने मौलाना साहब को कुछ बातें बताई कि हजरत आयशा जो है वो मैच्योर नहीं थी, बल्कि एडम ने कहा कि वो बुलूगत तक पहुंची भी नहीं थी, यानी मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था, और उसके रेफरेंस में हमने फतहुल बारी का हवाला दिया बुखारी की हदीस से।
यानी बुखारी की हदीस बताई और फतहुल बारी में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो हमने बताया, 2 चीज बताई। और मौलाना मशहूर साहब ने ये कहा कि नहीं, हमारे पास दलील है कि वो बालिग थी, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया। हम बार बार इसरार करते रहे, उनसे मांगते रहे कि वो दलील दे दे, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया, बल्कि ये कहा कि आप हमारे पास आइए और हम आपको बताएंगे। तो ये उनपे एक उधार है। दूसरी चीज कि साइंस के लिहाज से मैंने एक आर्टिकल वो शो करना था, मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना ये कभी नहीं होता कि एक बच्ची जो है वो फिजिकली फिट हो जाती है, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और वो मैच्योर यानी साइकोलॉजिकली भी वो मैच्योर हो जाती है। बल्कि हमने कुछ हदीसें देखी अभी जिसमें खुद ये समझ में आ रहा है कि हजरत आयशा जो है ना यानी मेंटली भी वो मैच्योर नहीं थी, वो झूलों से खेलती थी, उनको पता ही नहीं था। और हम लाइन लगा सकते हैं हदीसों की जिसमें ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि हजरत आयशा जो मैच्योर नहीं थी। तीसरी चीज, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना ये बिल्कुल दलील नहीं है कि वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो। उसके बाद एडम ने उनको हजरत थानवी साहब की जो है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की बहस्ती जवर जो किताब है उसमें से एक हवाला बताया जिसमें छोटी बच्ची के साथ सेक्स करने के बारे में बताया गया है कि उस पे गुस्ल फर्ज नहीं होगा या वाजिब नहीं है। सही कह रहा हूँ एडम? जी सर बिल्कुल, क्योंकि कुरान की रूह से आप किसी भी उम्र की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं। तो मौलाना अशरफ अली अच्छा, थानवी साहब, ये मौलाना साहब को मैं बोल देता हूँ ज्वाइन करने के लिए, 1 मिनट। मौलाना अरफीन साहब आप हाँ जी, रिकनेक्ट करिए, आप फिर से ज्वाइन होइए, मैं ले रहा हूं आपको जी। अच्छा, ये फिर से रीजॉइन हो रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि मौलाना के पास जो है वो कोई जवाब नहीं है, ना साइंसी लिहाज से ना हदीस की रोशनी में। हालांकि ये टॉपिक तय था, उनको तैयारी करके आनी चाहिए थी एडम। जी बिल्कुल सर, रेफरेंस तो लेके आने चाहिए थे ना। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो हमारे मुसलमान भाई है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने को ये क्यों समझ लेते हैं कि ये मैच्योर हो गई है बच्ची। सर ये वाहिद दलील रह गई हुई है ना, प्रॉब्लम ये है, ये वाहिद दलील रह गई हुई। और वो भी फिट नहीं होती हजरत आयशा के ऊपर, क्योंकि कोई सरी दलील है ही नहीं कोई। किताबो सित्ता में तो नहीं है, किसी और ने बाद में लिख दिया हो तो उसका इल्म नहीं है मुझे इतना, लेकिन किताबो सित्ता तो में उसकी नहीं। तहकीक की जाएगी ना। बिल्कुल। और हजरत मोहम्मद साहब जो है वो चाइल्ड मैरिज खत्म करने आए थे कि खुद उसमें इन्वॉल्व होने के लिए आए थे, ये भी एक सवाल बन जाता है। बड़ी ही इज्जत के साथ मैं अपना एतराज रख रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये एतराज सामने आना जरूरी है, इस पे डिस्कशन होना जरूरी है। सर मैंने तो दरूद सलावात भी पढ़ दी है सर। बिल्कुल, और हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं ये लाइव कह रहा हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे मुस्लिम भाई जिनसे हमको बेपनाह मोहब्बत है, मैं अगर मेरी बात करूं, मैं तो बेपनाह मोहब्बत करता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों से, पूरी कौम से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी जो ये कौम है वो आसमान की ऊंचाई पे पहुंचे। और उसके लिए जरूरी है कि एडुकेशन में आगे आना है, एडुकेशन को सीरियसली लेना है, अपनी लाइफ में जो रिलीजन नाम की जो चीज है हमारी, उसको थोड़ा सा नीचे रखना है, और जो दुनियावी तालीमात है, सोसाइटी के साथ घुलना मिलना है, एक दूसरे से मोहब्बत करना है, ये असल चीज है। और मैं चाहता हूं कि हमारी कौम जो है वो इसमें आगे बढ़े, ये मेरी नीयत है, ये मेरी चाहत है। हमें बहुत मोहब्बत है मुसलमानों के साथ। मौलाना साहब अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। सर दोबारा कॉल करें सर उन्हें। कॉल करूं उनको? जी जी दोबारा कॉल करें सर, वो मौलाना साहब क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे सर, हमें जरूरत है उनकी, उनके इल्म की, दानाई की, हिकमत की। लेकिन वो हवाला नहीं दे रहे ना, वो कह रहे हैं हमारे पास आओ तो हवाला देंगे। सर वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके पास हवाले तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए सर। अच्छा, नाम भी बता देते हदीस की किताब का तो हम खुद ढूंढ लेते। एग्जैक्टली